स्वागत है आप सभी का। स्वागत है आप सभी का। स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। आप सभी की क्लासेस जो कंटिन्यूअस चल रही हैं सीटेट को लेकर, सीटेट के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था कि सीटेट का आपका एडवांस सिटी आ गया है। सीटेट का आपका एडवांस सिटी आ गया है, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। कहाँ किसका लगा है ये आप लोगों ने देख लिया होगा। आज लेक्चर नंबर 12 है हमारा, जो कि साइंस का ही केवल हम करा रहे हैं PYQ प्लस कॉन्सेप्ट। लेक्चर नंबर 12 है। पेपर नंबर हम अगर बात करें तो पेपर 2 के लिए हम बात करते हैं डेली बेसिक। सुबह 8 बजे आपको लेक्चर मिलता है, 8 AM पे आपको क्लास मिलती है। ये टोटली क्लास आपका NCERT बेस प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन है वो आया हुआ, उसी पे हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग इसी पे आज फिर कंटिन्यूअस 12th लेक्चर पे हम लोग चलते हैं। आप लोगों को बार बार मैं बता रहा हूँ कि हम लगभग में 10 क्वेश्चन लेके आते हैं और सभी ऑप्शन आपके डिस्कस किए जाते हैं, जिससे सभी ऑप्शन में अगर बात करें तो चारों को डिस्कस करने का मतलब लगभग आपका 40 से 50 क्वेश्चन आपको डेली बेसिक यहाँ पर सिखाए जाते हैं। तो जो लोग नए होंगे, जो लोग चैनल पे नए होंगे, वीडियो पहली बार देख रहे होंगे, वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको टाइमली मिलती रहेंगी। और हम लोग लेक्चर नंबर 12 की ओर चल रहे हैं, जो कि पहला क्वेश्चन आपका हम देखते हैं क्या है। पहले क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो जो पहला क्वेश्चन है आपका देख ही रहे होंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम क्या कर रहे हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड ताज़े चूने के पानी के विलयन में से गुजरती है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधियापन किन कारण से दिखाई देता है, ये हमसे पूछ रहा है। चूने के पानी का दूधिया रंग किस वजह से दिखाई देता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो दूधिया रंग की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम दूधिया रंग की बात करें तो दूधिया रंग जो होता है वो कैसे होता है, हम बात कर लें तो कैसे होता है। तो कैल्शियम की उपस्थिति में जब हम क्या करते हैं, कैल्शियम की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, कैल्शियम की उपस्थिति में क्या लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है यानी CO2, जब हम क्या करते हैं, चूने के पानी में इसको प्रवेश कराते हैं। चूने के पानी में जब हम इसका प्रवेश कराते हैं तो क्या होता है, चूने के पानी में प्रवेश कराने पर प्रवेश कराते हैं तो इस पे क्या होता है, ये जो पानी होता है ये दूधिया हो जाता है। क्या हो जाता है, ये दूधिया हो जाता है, ये याद रखिएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, दूधिया रंग का हो जाता है। ऑप्शन पे हम अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर A आपका क्या कह रहा है कि इस विलयन में कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति होती है। तो अभी मैंने बताया कि कैल्शियम की उपस्थिति यानी कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति होती है। कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, चूने का पानी दूधिया रंग का हो जाता है। तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। पहला ही ऑप्शन आपका क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। बाकी बात करें दूसरे ऑप्शन पे तो चूने के पानी के कारण दूध का थक्का होना, ये गलत है। चूने के पानी में उपस्थिति अपद्रव यानी गंदगी के कारण, ये भी गलत है। फिर D नंबर ऑप्शन कह रहा है अविलियशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति। विलियशील होगा तभी वो क्या होगा कि मिल जाएगा, तभी पानी की अवस्था बदलेगी यानी पानी का रंग बदलेगा। अदरवाइज अविलियनशील होगा तो उसमें जब घुलेगा ही नहीं तो कैसे उसका बदलाव होगा। तो ऑप्शन नंबर A आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। ताज़े चूने के पानी में क्या होता है, जब हम CO2 को प्रवेश कराते हैं तो उसका रंग क्या हो जाता है,
दूधिया कलर का हो जाता है, यानी सफ़ेद कलर का हो जाता है। ये आप लोग समझ गए होंगे किसकी उपस्थिति में, कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति में ऐसा होता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन रहा है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपका, हम बात करें अगर प्रकाश यानी हम बात करें कि लेंस और दर्पण से रिलेटेड चीज़ें, तो लेंस और दर्पण से रिलेटेड ही चीज़ों पे ये दूसरा क्वेश्चन है आपका। कह रहा है यदि आपसे किसी भली भांति प्रकाशित पेंटिंग के प्रतिबिंब को दीवार पर प्रक्षेपित करने के लिए कहा जाए, यानी किसी भी प्रतिबिंब को दीवार पर लाने के लिए अगर कहा जाए, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ी बड़ी स्क्रीनें जो होती हैं दीवार पर प्रतिबिंब बनाते हैं, तो आप इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित प्रकाशीय युक्तियों में से किसका चुनाव करेंगे, किसे चुनेंगे, ये कह रहा है। नंबर 1 ऑप्शन कह रहा है कि अवतल लेंस, नंबर 2 ऑप्शन कह रहा है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण और समतल दर्पण ये सभी आप लोगों को पता ही होगा। अगर हम बात कर लें किसकी, अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस जो प्रतिबिंब बनाता है वो क्या बनाता है, आभासी बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और कैसा बनाता है, सीधा बनाता है, और सीधा के साथ साथ वस्तु से छोटा बनाता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ये आपको पता होगा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वहीं पर हम बात कर लें समतल दर्पण की, तो समतल दर्पण क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आभासी के साथ साथ क्या बनाता है, वस्तु के बराबर बनाता है, वस्तु के बराबर बनाता है। और अगर बात कर लें तो समतल दर्पण क्या बनाता है, पार्श्व परिवर्तन, ठीक है, पार्श्व परिवर्तित होता है इसका प्रतिबिंब, पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित का मतलब आप लोगों को पता होगा कि पार्श्व परिवर्तित क्या होता है, कि अगर आप समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो अगर लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो आपको राइट हैंड दिखाई देगा, और राइट उठाते हैं तो लेफ्ट दिखाई देता है, इसी को ही पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। वहीं पे हम अगर बात कर लें उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण क्या करता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा बनाता है, साथ साथ आभासी बनाता है, आभासी बनाता है, और वस्तु से छोटा बनाता है, वस्तु से छोटा बनाता है। ये याद रखिएगा, ये ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं, ये हो गया। वहीं अगर बात कर लें हम उत्तल लेंस की, हम बात कर लें किसकी, उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस के द्वारा ही हम क्या करते हैं, पेंटिंग के प्रतिबिंब को हम दीवार पे ले जा सकते हैं, यानी बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया होगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर आपके चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये रहा आपका, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से 3 धातुओं के ऐसे समूह को चुनिए, 3 धातुओं के ऐसे समूह को चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ऐसी धातुएं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। मुक्त अवस्था क्या होती है, मुक्त अवस्था का मतलब है कि जो भी हमारे क्या है प्रकृति में, अगर हम बात करें तो प्रकृति में किसी अन्य तत्व या यौगिक के साथ रासायनिक रूप से जुड़ाव इनका नहीं होता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, नहीं होता है,
यानी किसी भी तत्व और यौगिक में इनका जुड़ाव नहीं होता है और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मुक्त अवस्था में होती है। जैसे अगर बात करें तो चांदी जो होती है, दूसरा अगर बात करें सोना जो होता है, तीसरा अगर बात करें तो प्लेटिनम जो होता है, ठीक है, प्लेटिनम जो होता है, ये क्या होते हैं, प्लेटिनम जो होता है ये हमारी मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं होती हैं। तो देखिए क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा कॉपर, तो कॉपर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है अभी आपको कि सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम ये क्या होते हैं, आपके मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं होती हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। कॉपर यहाँ दिया गया, गलत हो जाएगा। सोना तो पाया जाता है लेकिन आयरन नहीं पाया जाता है मुक्त अवस्था में। तो आपका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है। ये क्लियर हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। अब चौथे क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें तो ये आपका रहा चौथा क्वेश्चन। ये आपका चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए युगलों, ये कह रहा है नीचे, चौथा क्वेश्चन आपका कह रहा है नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म लक्षणों की आनुवंशिकता से संबंधित है, लक्षणों की आनुवंशिकता से संबंधित है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र और जीन। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है क्रोमोसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कोशिका झिल्ली तथा कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कोशिका झिल्ली तथा क्लोरोप्लास्ट। तो आनुवंशिकता आप लोग जानते हैं कि ऐसी चीज़ें होती हैं जो माता पिता के लक्षण जो होते हैं वो अपने बच्चों में जाते हैं। तो ये तो हरित लवक वाला काम ख़त्म ही हो गया, इससे कोई मतलब ही नहीं। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति से भी कोई मतलब नहीं। क्रोमोसोम तो होता है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया से कोई मतलब नहीं। ऑप्शन नंबर ए की ओर जाएं तो देखिए क्रोमोसोम और जीन दोनों क्या होते हैं, ये आनुवंशिकता को दर्शाते हैं, आनुवंशिकता को दर्शाते हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है। तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो है इसकी ओर चलते हैं हम लोग। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि एक शिक्षिका है, ठीक है, एक शिक्षिका है और ये शिक्षिका क्या कर रही है, कक्षा में बच्चों के साथ क्या कर रही है, वाद विवाद का आयोजन करा रही है विषयों पर कि किस आयोजन किया, कौन सा टॉपिक था, शून्य अत्यंत सार्थक अंक है, ऐसा इसने समझाया बच्चों को। उसने प्रत्येक बच्चे को उक्त विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है, ये क्या होगा, प्रोत्साहित होगा, प्रोत्साहित किया। शिक्षिका क्या करना चाहती है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ये आप क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। शिक्षिका क्या करना चाहती है ये पूछ रहा है। अगर वो कह रही कि जो शून्य है अत्यंत सार्थक है और अंक है और उस पर वाद विवाद करा रही, तो ऑप्शन पे देखते हैं क्या कहना चाह रही। नंबर ए ऑप्शन में कह रहा है बच्चों में तार्किक शक्ति पैदा करने के लिए अपनी गणित की कक्षा को जीवन कौशल की रक्षा की भांति उपयोग कर रही है। ऐसा तो नहीं प्रतीत हो रहा कि जीवन रक्षा तो नहीं हो सकती, कौशल यानी जीवन कौशल की भांति तो ये नहीं काम कर रहा है, ऐसा प्रतीत भी नहीं हो रहा है। फिर अगर हम बात कर लें कि इसकी ऑप्शन नंबर बी की, तो कह रहा है बच्चों को समस्याओं को हल करने की कुशलता की ओर प्रवृत्त कर रही है। ये भी चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अपनी कक्षा को अधिक अभिव्यक्तशील और विचारशील बना रही है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी कह रही अपना समय व्यतीत कर रही है क्योंकि छात्रों की मनःस्थिति पढ़ने की नहीं है। ये तो कतई नहीं हो सकता क्योंकि वो वाद विवाद करा रही है, तो ऑप्शन नंबर डी तो कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका कैंसिल हो जाता है। फिर अगर हम बात करें कि यहाँ पर ए नंबर पे देखें तो बच्चों में तार्किक शक्ति पैदा करने के लिए गणित की कक्षा, यहाँ कोई उसने किसी भी विषय पर वो जोर ही नहीं दी, कोई विषय इसने नहीं किया है, शून्य पे बात किया, नॉर्मल चीज़ों पे बात की है, तो ये भी आपका क्या होगा, ऑप्शन नहीं हो सकता, गलत है। ऑप्शन नंबर बी पे बात करें तो बच्चों को समस्याओं को हल करने की कुशलता की ओर प्रवृत्त कर रही है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी पर अगर बात करें, कह रहा है अपनी कक्षा को अधिक अभिव्यक्तशील बना रही, विचारशील बना रही। जब बच्चा जितना विचार करेगा वो उतना कुशलता अपने अंदर पैदा करेगा, तो यही आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। फिर हम बात करें कि इसकी क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को मैंने कराया भी है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है 6 क्षुद्रांत यानी छोटी आंत के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में, छोटी आंत के बारे में बात कर रहा है। छोटी आंत के दीर्घ रोम यानी रसांकुर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ये अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, इनकी संख्या हजारों में होती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 पे देखते हैं, इनकी भित्ति बहुत पतली होती हैं। ऑप्शन नंबर 3 में देखें, इनमें उनकी सतह के निकट सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है। ऑप्शन नंबर डी यानी 4 की बात करें, इनमें महीन छिद्र होते हैं जिनमें भोजन आसानी से गुजर जाता है। तो अगर हम बात करें किसकी, छोटी आंत की, तो छोटी आंत की अंदरूनी दीवार पे क्या होता है, छोटी आंत के अंदरूनी दीवार पर अंगुली नमा रसांकुर होते हैं, ये याद रखिएगा, रसांकुर होते हैं। ठीक है, छोटे यानी रसांकुर होते हैं जो क्या करते हैं, भोजन को ये अवशोषण करने में, भोजन का अवशोषण करने में सहायक होते हैं, अवशोषण करते हैं कह सकते हैं, अवशोषण करने में इनका सहायक होते हैं। पोषक तत्वों को शरीर में पहुंचाने के लिए इनमें क्या होती हैं, रक्त वाहिकाएं होती हैं। रक्त वाहिकाओं द्वारा पोषक तत्वों, रक्त वाहिकाओं द्वारा पोषक तत्व जो होते हैं, पोषक तत्वों को शरीर में पहुंचाते हैं। तो ये आपकी जो छोटी आंत है, इन सब चीज़ों के बारे में ये होती है। देख लीजिए ऑप्शन पे अब चलते हैं, तो हम कह रहा है ये उंगली के समान उभरी हुई, तो मैंने बताया अंदरूनी दीवार पे उंगली के समान होती हैं, तो ये राइट आंसर है। इनकी भित्त पतली होती है, तो इनकी भित्त भी पतली होती है, ज़्यादा मोटी नहीं होती है। अगर हम बात करें इनकी सतह निकट सूक्ष्म रुधिर वाहिकाएं जो जाल के समान फैली होती हैं, वही क्या करती हैं, भोजन यानी पोषक तत्वों का अवशोषण करती हैं। और ये गलत हो जाएगा। ए, बी और सी यानी 1, 2 और 3 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, 2 और 3। तो 1 और 2 और 3 जहाँ पर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो 1 और 2 और 3 अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर हो जाता है 1, 2 और 3। ये याद रखिएगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमेशा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है,
हमेशा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा पूछता है, कह रहा है कि नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। नंबर 1 कह रहा है उबले और पीसे आलू। नंबर 2 उबले और चबाए हुए चावल। नंबर 3 रोटी का एक टुकड़ा यानी ब्रेड का एक टुकड़ा। नंबर 4 चीनी का घोल। नंबर 5 नारियल का तेल। ये इतने 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसमें कह रहा आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने पर उपरोक्त में से कौन सा नीला काला रंग प्रदान करेगा। कौन सा नीला काला रंग प्रदान करेगा, इस पे हम बात कर लें तो वहीं पे एक चीज़ याद रखिएगा, जो आयोडीन का परीक्षण होता है, आयोडीन का परीक्षण जो होता है ये क्या करता है, आयोडीन का परीक्षण ये स्टार्च का पता लगाता है। स्टार्च का पता लगाने के लिए इसका परीक्षण किया जाता है। इसका परीक्षण किया जाता है। ठीक, तो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 1 की, कह रहा उबले और पीसे आलू में, इसमें भी होता है। इसमें हम अगर बात करें तो कोई भी अगर हमें पदार्थ की परीक्षण करना है तो पहले हम क्या करें, एक साफ प्लेट में, नंबर 1 पे बात करें तो एक साफ प्लेट में हम क्या करें, जिस पर परीक्षण करना है उसको रखें। फिर हम अगर बात करें तो हम ड्रॉपर की अगर बात कर लें, ड्रॉपर से क्या करें, आयोडीन उस पे क्या करें, कुछ बूंद डालें, आयोडीन डालें और उसके बाद नंबर 3 पे कुछ समय के लिए हम उसको क्या करें, कुछ समय के लिए उसको छोड़ दें और कुछ समय बाद क्या होगा, वो रंग परिवर्तित करेगा, रंग बदलेगा और कैसा रंग आएगा, नीला और काला आएगा, नीला और काला रंग देगा। तो ये याद रखिएगा, नीला और काला रंग देगा। तो इसमें आलू में तो हो सकता है, उबले और पीसे आलू में स्टार्च होता है, आपको पता है। उबले और चबाए हुए चावल, उबले चावल में तो होता है लेकिन चबाए हुए चावल में नहीं होता है। उबले हुए चावल में तो होता है लेकिन चबाए हुए चावल में नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें लार मिल जाती है। लार मिलने के कारण ही क्या होता है, लार मिलने के कारण इसमें नहीं होता है, स्टार्च खत्म हो जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। वहीं पे अगर बात करें ऑप्शन नंबर सी की यानी 3 की, ब्रेड का टुकड़ा, तो ब्रेड के टुकड़े में भी क्या होता है, ब्रेड के टुकड़े में भी क्या होता है, इसमें भी हल्का सा क्या होता है, मिलता है। ठीक है, इसमें भी हमारे क्या होता है, स्टार्च प्राप्त होता है। फिर अगर बात करें चीनी में तो कतई नहीं हो सकता, अभी मैंने ऊपर बताया। नारियल के तेल में भी नहीं होता है क्योंकि स्टार्च का परीक्षण करता है आयोडीन, तो स्टार्च का परीक्षण करता है आयोडीन, तो स्टार्च किस में मिलेगा आपको, 1 और 3। तो 1 और 3 जहाँ पर आपको मिलेगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 3। तो 1 और 3 की ओर अगर चलें हम तो ऑप्शन नंबर आपका सी कह रहा है 1 और 3 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 आपका राइट आंसर हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है
अंजलि कक्षा के शिक्षार्थियों को, अंजलि क्या कर रही है, कक्षा के शिक्षार्थियों को विद्युत चुंबक का निर्माण करते समय विद्युत निम्नलिखित चरणों, जो कि ये चरण सही क्रम में नहीं निष्पादित किए गए हैं, वांछित परिणाम को प्राप्त करने के लिए निष्पादित किया जाने वाला निम्नलिखित क्रम सही कौन सा होगा। सही क्रम आपसे पूछ रहा है, तो सही क्रम इसमें आपको बताना है। तो सही क्रम पे हम बात करें अगर, तो क्या होता है, जब हमें क्या करना है, हमें करना क्या है, विद्युत चुंबक बनाना है। क्या बनाना है, विद्युत चुंबक बनाना है। तो अगर विद्युत चुंबक हमें बनाना है तो सबसे पहले चीज़ें कुछ स्टेप मैं बता रहा हूँ, उनको याद कर लीजिएगा। पहले आप क्या करेंगे, वो चाहे नर्म लोहा ले लीजिए, नर्म लोहा ले लीजिए, या फिर अगर बात करें कोई कील ले लीजिए। क्या ले लीजिए, कील। इस पे आप क्या करेंगे, तार को लपेटेंगे, तार को क्या करेंगे, लपेटेंगे, तार को लपेटेंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप टर्मिनल या फिर सेल, आप टर्मिनल मिलेगा या फिर आप सेल मिलेगा, तब भी आपको लगाना है सेल या टर्मिनल से उसको जोड़ेंगे। और जोड़ने के बाद उसके आसपास कुछ कील रख देंगे या कुछ लोहा आप रख देंगे, जिससे क्या होगा, जब उसको ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे यानी विद्युत प्रवाहित करेंगे, उस पर विद्युत प्रवाहित करेंगे। जब विद्युत प्रवाहित करेंगे तो देखेंगे क्या, जो कीलें हैं वो उसके आसपास क्या होंगी, आकर्षित होना शुरू हो जाएंगी, उसके नियर जाना शुरू हो जाएंगी। तो नियर किसके जाती है, चुंबक के। लोहा किसके नज़दीक जाता है, आकर्षित होता है चुंबक के। तो विद्युत जब प्रवाहित होगी किसी कील में तो क्या होगा, वो विद्युत चुंबक की तरह काम करेगा। और वो कब तक, जब तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित रहेगी, जब तक विद्युत धारा उसमें क्या रहेगी, प्रवाहित रहेगी, तब तक वो क्या करेगा, आपको विद्युत चुंबक की भांति ही वो काम करेगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा, कील के किनारे के पास कुछ, यानी किनारे के पास कुछ पिन रखें। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है विद्युत प्रवाहित कीजिए और देखिए क्या होता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है लोहे की कील के आसपास तांबे के तार को मजबूती से लपेटें। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है क्या, तार के सिरों को सेल के टर्मिनल से जोड़िए। अभी जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे इनको जोड़िए, अभी क्लियर हो जाएगा। पहली चीज़ तो आप क्या करेंगे, क्या लीजिए, लोहे की कील लीजिए और आसपास क्या करिए, उसके चारों तरफ लपेट दीजिए। तो आपका 3 नंबर आपका पहले हो जाएगा। तो देखिए 3 नंबर पहले कहाँ है, तो इसमें भी नहीं है। 3 नंबर आपका किस में नहीं, फर्स्ट ऑप्शन में तो नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अगले ऑप्शन पे देख लेते हैं 3 नंबर। तो अगले ऑप्शन पे हम देखें तो 2 नंबर में तो दिखा रहा है, 2 नंबर तो दिखा रहा है, ठीक है। फिर सी नंबर में देखिए, सी में भी 3 दिखा रहा है, लेकिन डी में नहीं, तो इसको कैंसिल कर देंगे। फिर हम बात करें किसकी, अगर उसके बाद क्या करेंगे, लपेटने के बाद हम क्या करते हैं उसमें, हम अभी मैंने बताया क्या करना है आपको, कि अब उसमें तार के सिरों के टर्मिनल को जोड़ दीजिए, यानी उसमें क्या करिए, सेल में इसको जोड़ दीजिए। सेल में जब जोड़ेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर किसी ऑप्शन में सेकंड में 4 है, तो 4 इसमें है, तो ये 4 हो जाएगा, इसमें है नहीं, तो यही सही हो जाएगा। अब बाकी स्टेप बाय स्टेप मैंने ये बता ही दिया है। फिर फर्स्ट में देखिए कुछ पिन आसपास रखेंगे और विद्युत प्रवाहित करेंगे, तो देखेंगे कीलें क्या होती हैं, आकर्षित होती हैं। तो ऐसे ही इनका परीक्षण किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 8 की। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 है।
क्वेश्चन नंबर 9 है। ऐसा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखा है आप लोगों को, ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन मैंने करा रखा है। कैसे? मैंने एक क्वेश्चन आपसे कराया था, पढ़ लीजिए पहले क्वेश्चन को। कह रहा है कोई 6 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड किसी घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पर 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से फिसल रहा है। इस पिंड को इसी चाल से इसी सरल रेखा के अनुदिश गति कराने के लिए बल की कितनी आवश्यकता होगी? मैंने कहा था कि अगर घर्षण रहित है तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पर फोर्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है, फोर्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वैसे भी अगर बात करें तो आपसे कह रहा है क्या द्रव्यमान यानी m 6 किलोग्राम दिया गया है, वहीं पे अगर बात करें उसकी स्पीड तो वेग 3 किलोमीटर प्रति सेकंड दिया है, और बल का फार्मूला जो होता है F = m गुणे A होता है, F = m गुणे A होता है। तो F = क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, गुणे में 0 हो जाएगा, तो F = 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन, 0 न्यूटन बल हमारा काम करेगा, मतलब कोई भी बल की आवश्यकता यहाँ नहीं पड़ेगी। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपकी रही आज की क्लास, यानी आज 9 ही क्वेश्चन है। कल आपकी इसी हिसाब से आगे नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको आप बार बार अगर रिवाइज करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। खासकर साइंस में आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो ये आज की रही क्लास। कैसी रही क्लास आप लोग बताया करें, जिससे क्या हो हम और मैटर को अच्छे से अच्छी चीज़ों में कन्वर्ट कर सकें। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो लोग पुराने ही हैं देखते हैं कंटिन्यू, वो अन्य लोगों को शेयर करेंगे। ठीक है।